नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है रेलवे को लेकर के। रेलवे में 1 लाख नई भर्तियों की तैयारी है, उसकी चर्चा करेंगे। उसके बाद में हम देखेंगे यूपी की सरकारी परीक्षाओं के पूरे शासनादेश को। वीडियो बहुत बड़ा नहीं होगा, लेकिन महत्वपूर्ण बिंदु रहेंगे जो प्रत्येक विद्यार्थी को जानना चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे केंद्रीय लोक परीक्षा कानून पीडीएफ को, उसमें के भी महत्वपूर्ण बिंदु क्या है जो केंद्र सरकार ने कल जारी किया है, लागू कर दिया पूरे देश में। यूजीसी नेट की भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे लास्ट में। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी रेलवे की भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी किरण इंस्टीट्यूट ऑफ करियर एक्सीलेंस की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं। किरण इंस्टीट्यूट की जो रेलवे की बुक्स हैं वो काफी अच्छी आती हैं, क्योंकि पुराना पब्लिकेशन है, इसमें आप लोगों को त्रुटियां भी देखने को नहीं मिलेंगी। और किसी भी प्रतियोगी परीक्षा को क्रैक करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है सॉल्व पेपर को देखा जाए। और यहाँ पर ये ग्रुप डी का सॉल्व पेपर है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकती हैं। और 17 अगस्त 2022 से लेकर 11 अक्टूबर के बीच में जो भी परीक्षा हुई थी, सारी परीक्षाओं के यहाँ पर आप लोगों को सॉल्व पेपर इसमें मिल जाएंगे। और आपको पता होगा कि रेलवे का जो सिलेबस है उसमें सामान्य अध्ययन, रीजनिंग और गणित आता है। और यहाँ पर किरण इंस्टीट्यूट की एक वन लाइनर गजब की पुस्तक है, समान अध्ययन की एनसीईआरटी के नवीनतम पैटर्न पर आधारित है। ये पुस्तक भी काफी अच्छी है और प्रत्येक विद्यार्थी को इसको रखना। वैसे तो ज्यादातर विद्यार्थी इन पुस्तकों को रखते ही हैं, लेकिन जिनके पास ना हो वो विद्यार्थी इन पुस्तकों को जरूर देख लें। इसी तरीके से रीजनिंग का ये सॉल्व पेपर आता है 1996 से लेकर के अब तक जितनी परीक्षाएं हुई उसके 87 से ज्यादा बहुविकल्पी प्रश्न दिए हुए हैं और उनकी पूरी विस्तृत व्याख्या दी गई है। ये जो पुस्तक मैं आपको दिखा रहा हूँ ये आपकी सभी परीक्षाओं के लिए, एएलपी, एसआई, आरपीएफ, कांस्टेबल, जेई, ग्रुप डी, एनटीपीसी, सभी में ये बुक आपकी रीजनिंग की काम आएगी। इसी तरीके से मैथमेटिक्स की सॉल्व पेपर की ये पुस्तक 1996 से लेकर के अब तक जो भी परीक्षाएं हुई है, सारी जो परीक्षाएं हैं इस पुस्तक में कवर की गई हैं। और इसमें 10,000 से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हुए हैं। एक सार संग्रह भी आता समान अध्ययन का 1992 से लेकर के अब तक जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं, और उसमें जो समान अध्ययन का जो सिलेबस है चैप्टर वाइज वो इसमें दिया हुआ है। तो इसको भी आप लोग देख सकते हैं, लिंक मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप लोग चाहें तो आज ही इसे ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। वैसे सभी कापी किताबों की दुकानों में भी किरण इंस्टीट्यूट की ये जो बुक्स है वो आपको मिल जाएंगी। रेलवे में भर्तियां आने लगी हैं, 2 भर्तियां आ भी चुकी हैं, एएलपी की और टेक्नीशियन की। अब ग्रुप डी, जेई वगैरह की जो वैकेंसी है वो आने वाली है। ये आज ही के समाचार पत्र है, सुबह का वीडियो में ये सूचना छूट गई थी। लिखा है कि 1 लाख रिक्त पदों पर जल्द भर्ती निकलने की उम्मीद है। रेलवे में नौकरी करने का सपना देख रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है कि रेलवे की ओर से जल्द ही ग्रुप डी में 1 लाख रिक्त पदों पर भर्ती आने की संभावना है। वहीं टेक्नीशियंस के पदों पर निकाली गई भर्ती में भी पदों की संख्या बढ़ सकती है। रेलवे की ओर से हाल ही में 1,38,000 पदों पर भर्ती पूरी की गई है और अभी भी रेलवे में 2,40,000 पद रिक्त हैं। रेलवे के कर्मचारी संगठनों की मांग पर रेलवे ने ग्रुप डी और पैरा मेडिकल के रिक्त पदों पर भर्ती निकालने की तैयारी शुरू कर दी है और इस संबंध में सभी जोनल रेलवे से रिक्त पदों की संख्या का आकलन 2025 तक करते हुए ब्यौरा मांगा है। ऐसे में ग्रुप डी के 1 लाख पदों पर भर्ती आने की संभावना है। यह भर्ती अक्टूबर माह में निकाली जाएगी। रेलवे पहले पैरा मेडिकल के रिक्त पदों पर भर्ती निकालने को तैयार नहीं थी। रेलवे इन रिक्त पदों को संविदा पर कर्मचारियों को लेने का मन बना चुकी थी, लेकिन फिर मान्यता प्राप्त संगठनों के दबाव के बाद अब पैरा मेडिकल के रिक्त पदों पर भर्ती निकालने की तैयारी है। माना जा रहा है कि इसमें भी 5,000 से ज्यादा रिक्त पदों पर भर्ती आ सकती है। वहीं पर हाल ही में सहायक लोको पायलट भर्ती में पदों की संख्या बढ़ने के बाद टेक्नीशियंस में भी पदों की संख्या बढ़ सकती है। इस संबंध में रेलवे ने सभी जोन से रिक्त पदों का रिव्यू मांगा है। माना जा रहा है कि जल्द ही टेक्नीशियन की भर्ती में पदों की संख्या 9,144 से बढ़कर के 30,000 हो सकती है। तो एएलपी में तो बढ़ा दिया गया, 5600 से बढ़ा करके 18,000 कर दिया गया। उसकी ऑफिशियल नोटिस भी जारी हो गई है, लेकिन अभी तक टेक्नीशियंस की तो फिलहाल अभी नोटिस जारी नहीं हुई है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही इसके बारे में नोटिस जारी हो सकती है। क्योंकि ये जो न्यूज है 30,000 वाली, ये और भी समाचार पत्रों में दी गई है। ये आप देख सकते हैं, ये 9,144 से बढ़कर के 30,365 हो सकती है और ये इसका हिंदी अनुवाद है। चलिए अब हम लोग जो है शासनादेश देख लेते हैं जो उत्तर प्रदेश में परीक्षाओं को लेकर के जारी हुआ। लेकिन मैं बता दूं कि ये केवल परीक्षा करवाने का शासनादेश है, ये नकल विरोधी कानून नहीं है। नकल विरोधी कानून बहुत जल्द उत्तर प्रदेश में लागू होने वाला है, बिहार में भी लागू होने वाला है और वहां पर भी लगभग मसौदा बनकर के तैयार है। उत्तर प्रदेश में भी लगभग मसौदा बनकर के तैयार है। नकल विरोधी कानून जो है लोक परीक्षा कानून सेंटर में तो लागू हो गया है, लेकिन राज्य सरकारें भी अलग अलग जगह बना रही हैं। कितना कारगर होगा नहीं होगा ये तो आने वाला समय बताएगा, वो एक अलग बात है।
तो ये देखिए फिलहाल ये परीक्षाएं कैसे हों उसको लेकर के ये शासनादेश जारी किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। ये डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी जो अपर मुख्य सचिव उनकी तरफ से सभी भर्ती बोर्डों को ये पत्र भेज दिया गया है। लिखा अध्यक्ष उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, अध्यक्ष अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, पुलिस भर्ती प्रोन्नत बोर्ड, विद्युत सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, सहकारी संस्थागत सेवा मंडल लखनऊ, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, अपर मुख्य सचिव और अन्य अधिकारियों को भी ये चीज प्रेषित की गई है। अब यहाँ पर नीचे इसके जो प्रावधान है इसमें सबसे पहले तो ये बताया गया है कि परीक्षा केंद्रों का निर्धारण कौन करेगा, कौन सी कमेटी करेगी। इसमें जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, अपर जिलाधिकारी, जिला स्तरीय एनआईसी अधिकारी, उच्च शिक्षा तकनीकी शिक्षा अधिकारी और जिला विद्यालय निरीक्षक आदि होंगे। नीचे यहाँ पर दो भागों में बांटा गया है। लिखा कि उपरोक्त समिति द्वारा परीक्षा केंद्रों का चयन केवल 2 श्रेणियों में किया जाए। नंबर 1, इस श्रेणी में समुचित आवश्यक सुविधाओं वाले राजकीय माध्यमिक विद्यालय, सरकारी जीआईसी, राजकीय डिग्री कॉलेज, केंद्र के विश्वविद्यालय, पॉलिटेक्निक, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज और राजकीय मेडिकल कॉलेज ही सम्मिलित होंगे। एक तो ये हो गया जिसमें केवल सरकारी विद्यालयों की बात की गई है, इसमें एडेड विद्यालयों की बात भी नहीं की गई है। अब नीचे आ जाइए बी, इस श्रेणी में ऐसे ख्याति प्राप्त सुविधा संपन्न वित्त पोषित, ये एडेड विद्यालय है, वित्त पोषित शैक्षिक संस्थाएं ही सम्मिलित होंगी जो पूर्व में संदिग्ध, विवादित या काली सूची में न हो, ब्लैक लिस्ट। और यहाँ पर अब वित्त विहीन विद्यालय जो अभी तक बनाए जाते थे उनको पूरी तरीके से बाहर कर दिया गया है। और अब जितनी भी परीक्षाएं होंगी, अब उन किसी भी प्रकार की जो परीक्षाएं होंगी, अब उनमें ये ऐसे विद्यालय परीक्षा केंद्र नहीं बनाए जाएंगे। यहाँ पर लिखा कि परीक्षा केंद्र जो है वो कहाँ पर बनेंगे। लिखा है कि उपरोक्त श्रेणी ए व बी के अनुसार परीक्षा केंद्र बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, कोषागार से 10 किलोमीटर के अंदर, दूर गांव जंगल में नहीं होगा, जहां पर परीक्षार्थियों के बैठने की अच्छी सुविधा होगी। कक्ष निरीक्षण हेतु अध्यापक होंगे, बाहरी अध्यापकों को न लेना पड़े जैसे हुआ आरओ में। विगत 3 वर्षों में आयोजित कराई गई परीक्षाओं का अनुभव भी होना चाहिए ऐसे विद्यालय को। परीक्षा केंद्र शहर की आबादी के अंदर हो, परीक्षा केंद्र तक जाने के लिए यातायात का साधन अच्छा हो और परीक्षा केंद्र में बाउंड्री वाल, पेयजल, शौचालय इत्यादि हो। परीक्षा केंद्र पर फर्नीचर, विद्युत उपकरण आदि हो, सीसीटीवी भी होना चाहिए, अनिवार्य रूप से लिखा हुआ है। और परीक्षा केंद्रों के बारे में यह भी लिखा है कि परीक्षा केंद्रों के चयन को अंतिम रूप देने के पूर्व परीक्षा केंद्र के संबंध में स्थानीय अधिसूचना इकाई, लोकल इंटेलिजेंस वगैरह से रिपोर्ट अवश्य प्राप्त कर ली जाए और मुख्यालय स्तर पर एसटीएफ से फीडबैक लेकर के ही परीक्षा केंद्रों की सूची अंतिम किया जाए। और परीक्षा संबंधी जो भी कार्य हैं वो सारे कार्यों के लिए अलग एजेंसी हो। पेपर कोई और एजेंसी बनाएगी, छापेगी, पहुंचाएगी, उसके बाद में परीक्षा को दूसरी एजेंसी संपन्न करवाएगी और उसके बाद में फिर जो तीसरी एजेंसी है वो बायोमेट्रिक, सीसीटीवी और जो सिक्योरिटी वगैरह, तलाशी वगैरह वो सब काम करेगी। चौथी एजेंसी ओएमआर की स्कैनिंग करेगी, बोर्ड परिसर में ही करेगी, बाहर नहीं करेगी, और उसके बाद में स्कोर वगैरह कर करके और वो उपलब्ध कराएगी। तो ये, लेकिन यहाँ पर एक बात सोचिए कि अगर ये 4 एजेंसी हैं और 4 में से किसी एक एजेंसी ने भी गड़बड़ी कर दी, जैसे मान लीजिए जो एजेंसी यहाँ पर पेपर छाप रही है इसी ने गड़बड़ी कर दी, ये अगर एक गड़बड़ी करेगी तो सारा काम खराब हो जाएगा। अगर दूसरी एजेंसी अगर मान लीजिए ये ईमानदार निकल गई, अगर इसने गड़बड़ी कर दिया, कोषागार लिखा प्रश्न पत्र को लेकर के कोषागार तक जाने की जिम्मेदारी इसी की है, यहीं पे कुछ गड़बड़ हो गया रास्ते में ही, तब भी पूरा काम चौपट। छोड़ दीजिए, ये दोनों मान लीजिए ईमानदार हो गई, अगर ये जो तीसरी एजेंसी है इसने अगर मामला गड़बड़ कर दिया, जिसमें सिक्योरिटी को लेकर के मेन जिम्मेदारी है इसकी, फ्रिस्किंग, बायोमेट्रिक, सीसीटीवी वगैरह, इसमें अगर इसने कुछ कर दिया तो भी गड़बड़ी। डी एजेंसी अगर ये चाहे तो ये भी सब कुछ कर सकती है, क्योंकि रिजल्ट तो इसी को बनाना है, तो इसको रिजल्ट बनाना ये भी गड़बड़ी कर सकती है, इसको पेपर बनाना ये भी गड़बड़ी कर सकती है, इसको पेपर लेकर के जाना है इसकी भी गड़बड़ी कर सकती है, और सब थोप देंगे एक दूसरे पर। तो ये बात कुछ कम समझ में आई है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। हाँ, ये कहा कि पेपर के 2 सेट कम से कम छपे हैं, अगर एक लीक हो जाए तो तुरंत उसको बदल दिया जाए दूसरा पेपर। प्रत्येक पेपर के सेट को अलग अलग एजेंसी से छपवाया जाए, एक पेपर सेट दूसरा एजेंसी छापेगी, दूसरा पेपर सेट दूसरी एजेंसी छापेगी। ये तो ठीक है, ये तो अच्छी बात है, दोनों ही 4 छापना चाहिए। और यहाँ पर नीचे कुछ चीजें लिखी हुई हैं कि मल्टीपल सीरीज न्यूनतम 8 सेट के पेपर तैयार किए जाएं, ABCDEFGHIJ इस तरीके से। प्रत्येक सीरीज के प्रश्न के अलग अलग क्रमांक पर हों जिससे नकल की संभावना बचाई जा सके। जैसे एक प्रश्न है और उसका एक विकल्प ए सही है, वही प्रश्न दूसरे सेट पे आएगा तो उसका विकल्प बी कर दिया जाएगा या सी कर दिया जाएगा। तीसरे सेट में उसका जो विकल्प है, उसका जो आंसर है वो और चेंज हो जाएगा। तो अगर कोई बताना चाहे ना कि भारत के पहले प्रधानमंत्री वाला जो क्वेश्चन है उसका बी विकल्प सही है, तो ऐसा नहीं है, वो अगले में सी हो सकता है, अगले में डी हो सकता है, इस तरीके से इन्होंने कहा है। ठीक है, तो बहुत सारे इसमें बदलाव हैं, सही है, जो होने भी चाहिए। और ये भी लिखा कि प्रश्न पत्र में यूनिक सीरीज हो, ये ABCD ना लिखा हो,
ये ना किसी को पता चले कि किसको ए मिला है किसको बी मिला है, नंबर पड़े हो, यूनिक सीरीज हो, बस उसी के हिसाब से हो। हालांकि इसका पालन अब किया भी जाने लगा है बहुत सारी परीक्षाओं में पहले से ही उत्तर प्रदेश में। और यहाँ पर यह भी कहा गया है कि 4 लाख से ऊपर अभ्यर्थियों हेतु टीयर 2 2 स्तरीय परीक्षा किया जाए, प्री और मेंस किया जाए, जिसमें 4 लाख से ज्यादा विद्यार्थी हैं। इससे कम की संख्या पर टीयर 2 परीक्षा का विकल्प चुना जा सकता है। दूसरा, एक पाली में यथासंभव कम से कम 5 लाख अभ्यर्थी हों, इससे अधिक अभ्यर्थी होने पर कई पालियों में परीक्षा कराई जाए। यदि चयन आयोग भर्ती बोर्ड चाहे तो 5 लाख से अधिक अभ्यर्थी होने पर एक या अधिक पालियों में परीक्षा करवा सकते हैं। तो अब ये जो चीजें हैं शासनादेश लागू हो गया है। अब जो भी परीक्षा होने वाली थी, मैंने बताया भी था, पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा हो, यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षा हो, अब इन सारी परीक्षाओं में थोड़ा सा आप लोगों को और देरी देखने को मिल सकती है। प्रिंटिंग प्रेस के बारे में भी जानकारी दी गई है कि ऐसा प्रिंटिंग प्रेस हो जिसमें अंदर बाहर जाने वाले प्रत्येक द्वार पर सशक्त सुरक्षा कर्मी हो, कोई भी बाहरी व्यक्ति के प्रवेश न आए। प्रिंटिंग प्रेस के अंदर कार्य करने वाले प्रत्येक स्टाफ के पास प्रेस की आईडी, ओएमआर सीट की 3 प्रतियां होनी चाहिए। इसमें केवल पेपर लीक को ही नहीं, जिस तरीके से भी धांधली होती है, सारी धांधली को रोकने के लिए ये बनाया गया, ये शासनादेश जारी किया गया है। कभी कभी अंदर से कापियां रंग दी जाती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो 3 कापियां होनी चाहिए। बायोमेट्रिक को और अधिक मजबूत करने पर यहाँ जोर दिया गया है। लिखा है कि थंब इंप्रेशन, आइरिस कैप्चर को ठीक से लिया जाए। लिखित परीक्षा के समय कैप्चर किए गए परीक्षार्थियों के बायोमेट्रिक डाटा का मिलान सफल अभ्यर्थियों से चयन प्रक्रिया के अगले चरण काउंसलिंग में भी किया जाए। जो परीक्षा के समय बायोमेट्रिक होता है तो काउंसलिंग में भी हो। और लिखा कि इसकी सफल परीक्षार्थी को आगे साक्षात्कार आदि के समय वैध एडमिट कार्ड के साथ में ही बुलाया जाए। तो ये मैं डाल दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर, तो आप लोग जाकर के वहां से देख लीजिएगा। और अब जो अगली जो सूचना है वो लोक परीक्षा कानून की है। कल से लोक परीक्षा कानून विधेयक पूरे देश में पारित हो गया है। किसको अनुचित साधन मांगा गया है, क्या क्या दंड है, सारी चीजें इसमें दी गई हैं। गलत चीजें क्या मानी गई हैं उसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। लिखा है कि अगर आपने प्रश्न पत्र उत्तर कुंजी या उसके किसी भाग को प्रकट किया, दूसरा प्रश्न पत्र या उत्तर कुंजी को प्रकट करवाने के लिए दूसरों के साथ में अगर आपकी भागीदारी है तो भी आप दोषी हैं। प्राधिकार के बिना प्रश्न पत्र या ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन रिस्पॉन्स सीट तक पहुंचाना या उसे अपने कब्जे में लेना, किसी लोक परीक्षा के दौरान किसी अनधिकृत व्यक्ति द्वारा एक या अधिक प्रश्नों का हल प्रदान करना, यानी जो पर्ची पहुंचाते हैं। नीचे लिखा है कि लोक परीक्षा में किसी भी अनधिकृत रीति से अभ्यर्थी की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहायता करना। अगर आप किसी को बताएं, अक्सर क्लास में कुछ कोई पूछता है और लोग बताने लगते हैं, पूछा पाछी भी होती है, यूपीएससी तक में होती है, यूपीपीएससी में भी होती है, तो मेंस में भी होता है। प्री की बात मैं नहीं कर रहा, मेंस में बहुत ज़्यादा पूछा पाछी होती है। और तो अब ये काम नहीं करना है। अगर चाहेगा परीक्षा केंद्र तो आपके खिलाफ अब बहुत बड़ी कार्रवाई हो सकती है, पहले कुछ नहीं होता था। तो अब आपको बिल्कुल किसी की सहायता नहीं करना है, कोई कितने भी प्यार से पूछे। बहुत सारे लोग फंस जाते हैं। उत्तर पुस्तिकाओं के साथ छेड़छाड़ करना, जिसमें ये बातें तो लिखी, आंसर शीट में जो बार कोड होता है उसमें कुछ गड़बड़ी नहीं करनी है। ये ऑनलाइन परीक्षा के लिए है कि कंप्यूटर नेटवर्क में आपने कुछ किया तो भी आप दोषी माने जाएंगे। परीक्षा में अनुचित साधनों को अंगीकार करने को सुकर बनाने के लिए अभ्यर्थी को बैठने की व्यवस्था, तारीखों, पालियों के आवंटन में हेरफेर करना, अगर कोई विद्यालय कोई गड़बड़ी करता तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो जाएगी। किसी की कुर्सी पीछे लगा दिया या किनारे लगा दिया या अलग कमरा दे दिया। और जो फर्जी वेबसाइट बनाते हैं नौकरियों के लिए, उसके लिए भी है। ये तो हो गया कि क्या क्या अपराध माना गया है। अब नीचे इसके दंड के बारे में लिखा है। लिखा है कि इस अधिनियम के अधीन अनुचित साधनों अपराधों में संलिप्त व्यक्ति ऐसे कारावास से, लिखा अगर ये एक्ट लग गया तो आपको अनुचित साधनों के प्रयोग अपराध में कम से कम 3 साल की सजा तो होनी है। लिखा 3 साल से कम की नहीं होगी, किंतु जो 5 वर्ष तक की हो सकेगी, जुर्माने से 2 लाख के ऊपर तक की है, उसे दंडित किया जा सकेगा। लेकिन जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम की दशा में कारावास की अधिकतम अवधि भारतीय न्याय संहिता 2023 के उपबंधों के अनुसार होगी। यहाँ पर जुर्माना वगैरह कितना है लिखा कि सेवा प्रदाता 1 करोड़ रुपए जुर्माने के अधिरोपण से भी दंड नहीं होगा और परीक्षा की समानुपातिक लागत को भी ऐसे सेवा प्रदाता से वसूल किया जाएगा और वह कोई लोक परीक्षा संचालित करने के लिए किसी उत्तरदायित्व के सौंपे जाने पर 4 वर्ष की अवधि के लिए रोक दिया जाएगा। तो ये परीक्षा एजेंसी के लिए है कि परीक्षा में जो खर्च हुआ है वो भी लिया जाएगा। तो ये बताइए, ये कानून तो लागू हो गया, क्या लगता है कि इससे कुछ होगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। कानून तो लगातार दनादन बन रहे हैं और दनादन पेपर भी लीक हो रहे हैं। और ये जो विधेयक है ये लोकसभा में जनवरी में ही पारित हो गया था, उसके बावजूद भी लगातार परीक्षाएं जो है वो लीक होती रही हैं।
तो ये बिल है जो इसको भी मैं डाल दूंगा टेलीग्राम पे, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो एक काम को तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।